हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईजी हॉरर स्टोरी चैनल। यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना वक्त ज़ाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक पुरानी हवेली के आखिरी कमरे की। रात लगभग 12:10 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। सड़क पर सन्नाटा, ऐसा मानो पूरा शहर सो चुका हो। पर मेरे अंदर कुछ था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बार बार करवट बदल रहा था, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरा नाम अभय है, उम्र 28 साल। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ और मेरा शौक हमेशा से कुछ अलग, कुछ अनसुना और कुछ डरावना कैप्चर करने का रहा है। यही वजह थी कि 3 दिन पहले मुझे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला था। ठाकुर हवेली, जो पिछले 40 सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि हवेली का आखिरी कमरा आज तक किसी ने खोला ही नहीं, और जिसने खोलने की कोशिश की उसकी जिंदगी ने करवट ही बदल दी। मैंने ऐसे किस्सों को हमेशा लोक कथाएं माना। डर मुझे कभी नहीं लगता था, लेकिन डर किसे कब और कैसे महसूस हो जाए, इसका अंदाजा रात के उस सन्नाटे में मुझे जरा भी नहीं था। अगली सुबह मैं अपने कैमरा बैग, टॉर्च, ड्रोन और बाकी सामान लेकर निकल पड़ा। हवेली शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थी। रास्ता सुनसान, पेड़ों से घिरा और हल्का धुंधला था। धूप होने के बावजूद वहां की हवा में कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि सूरज की रोशनी भी वहां पहुंचते घबराती है। जब मैं हवेली के मुख्य गेट तक पहुंचा तो लोहे का बना वो बड़ा सा दरवाजा बंद नहीं, बल्कि थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बस धक्का देकर छोड़ दिया हो। लोहे की जंग लगी सलाखों से हवा टकराती तो एक अजीब आवाज निकलती, किर्र किर्र। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, पर उन टूटे हिस्सों के बीच काई जमी हुई थी। चारों तरफ जाले, सूखे पत्ते और एक अजीब सा सन्नाटा। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला। दरवाजा खुलते ही जैसे हवा का एक भारी झोंका मेरी तरफ आया, लेकिन वो हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी फ्रीजर से अचानक बाहर आ गया हो। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मैंने कैमरे से कहा, आज हम ठाकुर हवेली के अंदर जाएंगे और उसके आखिरी कमरे का सच जानने की कोशिश करेंगे। मैं अंदर कदम ही रख रहा था, तभी मुझे पहली अजीब बात महसूस हुई। सीढ़ियों के नीचे किसी के पैरों के निशान थे, पर वो पैरों जैसे नहीं, अजीब तरह से टेढ़े, जैसे किसी ने चलते चलते जमीन को खुरचा हो। मैं झुककर उन निशानों को देख ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे पीछे से कहा, वो कमरा मत खोलना। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली हवा और दूर खिड़की पर हल्की सी छाया जो पल भर में गायब हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद हवा की आवाज थी या मेरी थकान, और फिर मैं हवेली के अंदर और गहराई तक जाने लगा। हवेली अंदर से विशाल थी। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स टंगी हुई थी, कुछ अधूरी, कुछ फटी हुई और कुछ ऐसी जिनके चेहरे किसी ने खुरच कर मिटा दिए थे। हर कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, सीलन, धूल और किसी जली हुई चीज की। मैं एक एक करके कमरे खोलता गया। पहला कमरा खाली, दूसरा कमरा बिखरा हुआ, तीसरा कमरा टूटी फर्नीचर से भरा, चौथा कमरा ठंडा, पांचवा कमरा बिल्कुल शांत, छठा कमरा पुराने पर्दों से भरा, लेकिन सातवां कमरा, जिसे स्थानीय लोग आखिरी कमरा कहते थे, वो हवेली के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। उस कमरे की ओर जाते हुए रास्ता धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था। लंबी गैलरी में रखी हर चीज जैसे मेरे देखते देखते धूल बनकर उड़ने लगी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। मैं आखिरी गैलरी में पहुंचा और उसने मुझे पहली बार महसूस कराया कि शायद ये जगह वैसी नहीं जैसी दिख रही थी। मेरे दाईं ओर दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी। उसमें पूरी ठाकुर फैमिली खड़ी थी, पर एक बात अजीब थी, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी सिवाय एक लड़की के। उस लड़की का चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने खास तौर पर उसे मिटाया हो। उसकी आंखें सिर्फ एक काली खाली जगह की तरह दिखती थीं। मैं फोटो को ध्यान से देख ही रहा था कि उसी समय फोटो का कांच अपने आप क्रैक हो गया। टिक टिक टिक, क्रैक पूरा फैल गया और फोटो में लड़की जहां खड़ी थी उस हिस्से पर खून जैसे लाल निशान उभर आए। मेरे हाथ कांप गए, दिल की धड़कन जैसे छाती को तोड़कर बाहर आना चाहती थी, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं था। मैंने गैलरी के आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा। उस पर बड़े अक्षरों में लाल रंग से लिखा था, डोर मस्ट नॉट बी ओपन। नीचे हिंदी में उकेरा हुआ था, ये कमरा मत खोलना, ये जाग जाएगा। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि मेरी सांसें धुंध बनकर दिखाई दे रही थी। दरवाजा बिल्कुल चुप था, पर उसमें से कुछ अजीब सी धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। मेरे शरीर में सिर से पैर तक झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कैमरा सेट किया, टॉर्च को सिर पर बांधा और दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा इतना ठंडा था कि हाथ सुन्न होने लगा।
मैंने उसे धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के अंदर काला अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदम आगे जाकर गायब हो रही थी। मैंने पहला कदम अंदर रखा और तभी कमरा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं उछल पड़ा। बंद कमरे की दीवारें जैसे जीवित हो गई हों, उनमें से सांस लेने जैसी आवाजें आ रही थीं। मेरी टॉर्च झिलमिलाने लगी। कुछ सेकंड बाद वो बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। अचानक कमरे की दीवार पर किसी ने उंगली से खुरच कर लिखा, तू क्यों आया? मैंने टॉर्च हिलाई और उसकी कमजोर रोशनी में वो शब्द साफ दिखे। दीवार पल भर में खुद ब खुद खून से भीग गई। मुझे लगा शायद हेलुसिनेशन है, पर तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अब है। मैं डर गया। किसने मेरा नाम लिया? मैंने तुरंत मुड़कर टॉर्च जलाई और वहां कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे, कंधों तक गिरते हुए, आंखें गहरी काली, चेहरा पीला सफेद। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, पर उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया। चटाक, हड्डी जैसी आवाज आई। लड़की की गर्दन अब लगभग 45 डिग्री तक टेढ़ी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं एक कदम पीछे हुआ, लेकिन कमरे की दीवारें मेरे पीछे ही खड़ी थीं। कहीं भागने का रास्ता नहीं था। उसकी चाल इतनी धीमी, इतनी खामोश थी कि लगता था पैरों का जमीन से कोई रिश्ता ही नहीं, जैसे वो हवा में चल रही हो। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। मेरी सांसें रुकने लगीं। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गए। मेरे चेहरे से बस एक हाथ की दूरी पर। उसकी काली आंखें मेरे अंदर तक घुसती जा रही थीं और फिर उसने इतना हल्का, इतना धीमा पूछा कि लग रहा था हवा ने कहा हो, तूने मेरा कमरा क्यों खोला? मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वो लड़की अचानक मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। उसके दांत नुकीले और काले थे। वो मेरी गर्दन तक हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि तभी कमरे के अंदर लाइट चमकी और मैंने देखा कमरे में सैकड़ों काले साए दीवारों पर चल रहे थे, जैसे हर दीवार के पीछे कोई कैद हो और आखिरी कमरे के खुलते ही सब जाग गए हों। अंत की ओर बढ़ते हुए कमरा अपना सच दिखाता है। कमरा अब सिर्फ कमरा नहीं था। हर दीवार दबी हुई चीखों से भरी थी। फर्श पर खून के पुराने धब्बे उभर आए थे। मुझे अचानक याद आया, हवेली का आखिरी कमरा वास्तव में एक रूहों का कमरा था, जहां ठाकुर परिवार अपनी बेटी को कैद करके रखता था। वो लड़की जिसका चेहरा फोटो में मिटाया गया था, वही अब मेरे सामने थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और इंसान इस कमरे में आए, क्योंकि यहाँ आने वाला कोई भी वापस नहीं जाया करता था। कमरे में अचानक सब घूमने लगा। मैंने खुद को गिरते महसूस किया। किसी गहरी जगह, किसी काले कुएं में लड़की की आवाज कानों में गूंजने लगी, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी रोशनी घूमती हुई कमरे के कोने में चली गई और वहां मैंने देखा कि वहां सिर्फ मैं ही नहीं था। मेरे जैसे कई लोग उस कमरे में पहले से फंसे हुए थे। उनकी परछाइयां दीवारों के अंदर चिपकी हुई थीं। उनके चेहरे पहचान में नहीं आते थे, पर उनकी आंखों में सिर्फ एक ही विनती थी कि बच जाओ, हम नहीं बच पाए। मैंने दीवार पर हाथ मारा, पर दीवार नरम लगी, जैसे किसी के शरीर पर हाथ पड़ता है। कमरा धीरे धीरे मुझे खींच रहा था। मैंने आखिरी बार चिल्लाया, कोई है? और उसी क्षण मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक टूट गई। मैं नीचे गिर गया। उस अंधेरे में मैं गिरा तो कई सेकंड तक बस गिरता ही गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी खाई में धकेल दिया गया हो। ऐसी जगह जहाँ कोई आवाज नहीं जाती और जहाँ पहुंचकर इंसान खुद अपनी सांसों की आवाज भी सुनना भूल जाए। आखिरकार मैं जमीन पर गिरा, पर अजीब बात यह थी कि चोट की जगह मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी नरम गीली मिट्टी पर गिरा हूं। एक ठंडी नमी ने मेरे कपड़ों को भिगो दिया। मैंने हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि वो नमी मिट्टी नहीं, कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसमें से बदबू आ रही थी। मैं टॉर्च ढूंढने लगा जो गिरते समय कहीं उछलकर दूर चली गई थी। कमरा इतना अंधेरा था कि हाथ सामने भी नहीं दिख रहा था। मैंने धीरे धीरे रेंगते हुए टॉर्च की रोशनी ढूंढने की कोशिश की, तभी मेरे हाथ को कुछ सख्त चीज टकराई। मैंने टॉर्च उठा ली। जैसे ही मैंने उसे ऑन किया, रोशनी सीधे जमीन पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। जमीन मिट्टी नहीं थी, वो सैकड़ों उंगलियों के निशानों से भरी थी। ऐसे निशान जैसे कोई लगातार बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो और फंस गया हो। मैंने तुरंत हटकर एक दीवार की तरफ रोशनी की। वहां धूल नहीं थी, बल्कि दीवार पर लाखों खरोंचें थीं, गहरी, ताजा और लंबी, जैसे जमीन से लेकर छत तक किसी ने नाखून घसीट घसीट कर अपनी चीखें लिखती हो। और फिर अचानक पूरे कमरे में खामोशी टूट गई। पर वो इंसानों वाली आवाज नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही हों।
मैं पीछे हट गया। रोशनी दीवार पर घुमाई और तभी दीवार के अंदर जैसे कोई हरकत हुई। दीवार की सतह थोड़ा बाहर उभार आई, जैसे कोई अंदर से दोनों हाथ डालकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर दूसरी जगह भी, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा कि पूरी दीवार के अंदर कई लोग कैद हैं और सब एक साथ बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने डर के टॉर्च नीचे गिरा दी। अंधेरा फिर से गहरा हो गया, पर अब अंधेरे में भी मैं कुछ सुन सकता था, मानो कमरे के हर कोने से हल्की हल्की सरसराहट आ रही हो, जैसे कोई रेंग रहा हो या कोई धीरे धीरे जमीन खुरच रहा हो। फिर एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, मेरे पीछे से आई, मत भागो। मैं जम गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची, आंखें फैल गईं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उम्मीद थी कि शायद कोई इंसान हो, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में एक जानी पहचानी ठंड थी। मैंने टॉर्च उठाकर फिर से ऑन की। इस बार रोशनी सीधा कमरे के बिल्कुल बीच पर पड़ी और वहां वही लड़की खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा पास, पहले से भी ज्यादा डरावनी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। आधी खोपड़ी दिख रही थी, चेहरे का बायां हिस्सा जैसे किसी ने फाड़ दिया हो। आंखें गहरी खो जैसी, जिनमें सिर्फ अंधकार था। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, बस एकदम शांत। मैंने थूक निकला और पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटता, कमरे की दीवारें सिमटती जाती, जैसे कमरा छोटा हो रहा हो मुझे कैद करने के लिए। लड़की का सिर धीरे धीरे एक तरफ घूमना शुरू हुआ। चक चक चक। हड्डियों की आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो गए। उसकी गर्दन आधे गोल चक्कर में घूम चुकी थी। अब आंखें उल्टी तरफ थीं, पर फिर भी सीधे मुझे देख रही थीं। और फिर उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। मिट्टी फटकर दो हिस्सों में बट गई। नीचे काला धुआं उठ रहा था और धुएं के बीच कई हाथ दिखाई दिए। हाथ जो कपड़े के नहीं, मांस के नहीं, बल्कि काले साए के बने थे। वो लड़की कुछ बोलना चाहती थी। मैंने उसके होठों को हिलते देखा और फिर उसने भारी आवाज में कहा, यह कमरा खून मांगता है। मेरी टॉर्च झिलमिलाई, रोशनी गायब, कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। एक पल में मुझे लगा कोई मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा है। मैं गिर पड़ा। जमीन पर क्रॉल करते हुए मैंने हाथ पैर मारे, पर नीचे से उठते साए हर तरफ लिपट रहे थे, जैसे कोई काला जाल हो जो धीरे धीरे शरीर को चूसता जाता है। मैं चिल्लाया, कोई है, बचाओ। और पहली बार उस कमरे में हल्की आवाज गूंजी, पर वो मेरी नहीं, किसी और की थी, बहुत धीमी, कहीं दीवारों के अंदर से, कोई नहीं आएगा। फिर दूसरी आवाज, हम भी ऐसे ही आए थे। फिर तीसरी, तू भी अब यहीं रहेगा। धीरे धीरे पूरे कमरे में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी, रोते हुए, चिल्लाते हुए, कराहते हुए। और इसी बीच लड़की ने धीरे से कहा, अब तू मेरा है। वो मेरे ऊपर झुकी, उसके बाल मेरी गर्दन को छूने लगे, बर्फ जैसे ठंडे। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर घूमी और जहां वो छूती वहां त्वचा जैसे पत्थर बनती जाती। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चीखते हुए टॉर्च की तरफ हाथ बढ़ाया, उठाकर सीधे लड़की के चेहरे पर रोशनी डाल दी। और फिर कमरा हिलने लगा, दीवारों से चीखें फूट पड़ी, फर्श दरारों में टूट गया, साए पीछे हटने लगे। लड़की ने पहली बार इतनी तेज चीख मारी कि कान फटने लगे। तूने रोशनी क्यों दिखाई? उसके चेहरे का बचा हिस्सा पिघलने लगा। वो पीछे हटने लगी, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। मैंने ये मौका देखा और दीवार की तरफ दौड़ा, वो जगह जहां ऊपर की मंजिल की लकड़ी की परतें झूल रही थीं। मैंने जोर लगाया, कूदकर किनारे को पकड़ा और खुद को ऊपर खींच लिया। नीचे खड़ा कमरा एक काले मुंह की तरह धीरे धीरे बंद हो रहा था। कमरा बंद होते ही हवेली में मौत जैसी खामोशी फैल गई। मैं ऊपर की मंजिल पर गिरा पड़ा था, सांसें बहुत तेज, दिल तेजी से धड़क रहा था। टॉर्च की रोशनी अब भी कांप रही थी। मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे वही आवाज फिर से सुनाई दी, तू वापस आएगा। मैंने पलट कर देखा, वहीं जिस दीवार से मैं ऊपर चढ़ा था वहां अब एक ताजा खरोंच उभर रही थी और उसके अंदर से लड़की की आधी आंख झलक रही थी। वो धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मैं डर के मारे सीढ़ियों से भागा, हवेली के गेट से बाहर निकला और सड़क पर आकर गिर पड़ा। बाहर की हवा मेरे चेहरे पर लगी तो एहसास हुआ मैं बच गया हूं। पर जैसे ही मैं उठकर जाने लगा, मेरी गर्दन पर किसी ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। मेरी गर्दन पर वही लड़की की काली उंगलियों के निशान थे और वो निशान धीरे धीरे चमकने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी भी मुझे पकड़े हुए हो। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास वही आवाज फुसफुसाई, कमरा भी खुला है और अगली बार तू अकेला नहीं जाएगा।